Hello everyone and welcome to English Grammar Cafe. As we have already discussed that after every 10 questions, I'll explain them all in great detail. And in the previous session, we have discussed from question number 151 to 160. And today we'll discuss from 161 to 170. अब आप पूछेंगे कि भाई कौन से 10 क्वेश्चंस? तो भाई डेली मैं आपको देती हूँ एक क्वेश्चन एंड यू हैव टू आंसर इट इन द होल डे एंड द वेरी नेक्स्ट डे you get a new grammar question and the answer of the previous question. So it's very good way to practice English grammar. So let's start today's session with question number 161. Question number 161. Choose the nearest meaning of the given word and the word is hamper. And your options are to hinder, to acclaim and to censure. बट फर्स्ट ऑफ ऑल सी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हैम्पर. तभी तो हमें पता लगेगा कि भाई इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है. सो हैम्पर मीन्स अ बास्केट विद अ लिड और विद अ कैरिंग हैंडल. सो दैट इज कॉल्ड हैम्पर. लाइक गिफ्ट हैम्पर, यू गेट गिफ्ट हैम्पर्स. तो क्या होता है, एक टोकरी होती है, एक बास्केट होती है जिसमें गिफ्ट्स भरे हुए होते हैं. एंड वन मोर मीनिंग, हैम्पर मीन्स ब्लॉक, बाधा डालना, रुकावट पैदा करना. That is also hamper. Now let's see our options. Hinder. To hinder means बाधा डालना, ब्लॉक कर देना, किसी काम में रुकावट डालना. That is to hinder. तो यही वर्ड लग रहा है जो मुझे इसका सही सिनोनिम है, जो हैम्पर का करेक्ट मीनिंग दे रहा है. Let's see other options also. Option number B. To acclaim. Acclaim means praise, cheer. किसी की तारीफ करना, पब्लिकली आप किसी की तारीफ करें, उसकी प्रशंसा करें, दैट इज कॉल्ड अक्लेम. एंड ऑप्शन नंबर सी, टू सेंशर. सेंशर मीन्स टू क्रिटिसाइज, कंडम, किसी की निंदा करना, किसी को क्रिटिसाइज करना. तो यहाँ हैम्पर का करेक्ट मीनिंग होगा टू हिंडर. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 162. Choose the nearest meaning of the given word and the word is mitigate. And your options are to alleviate, to recollect and to fade. First of all, let's see what is the meaning of mitigate. Mitigate means होता है कम करना. Means अगर आपको कोई परेशानी है, कोई दुख है, कोई दर्द है, तो उसको कम करना, that is called mitigate. Now let's see our options. Option number A, to alleviate. अलीविएट मीन्स भी होता है किसी की परेशानी को, प्रॉब्लम को, दुख दर्द को कम करना, रिलीव करना, रिड्यूस करना, वी कैन से. एंड ऑप्शन नंबर बी, टू रिकलेक्ट. रिकलेक्ट मीन्स किसी चीज़ को रिकॉल करना, रिमेंबर, याद करना, दैट इज कॉल्ड रिकलेक्ट. एंड ऑप्शन नंबर सी, टू फेड. फेड यू नो, डिम मीन्स किसी चीज़ का कलर जब फेड हो जाता है, मीन्स उसका कलर हल्का पड़ जाता है, तो वो होता है फेड, डिम कर देना. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, टू अलीविएट. सो द करेक्ट मीनिंग ऑफ मिटिगेट इज अलीविएट. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 163. कीप ट्राइंग ब्लैंक यू सक्सीड. एंड योर ऑप्शंस आर while, until and after. Now what do you think, which option is correct? Right, option number B is the correct answer. Keep trying until you succeed. भाई कोशिश करते रहो जब तक कि तुम सफल ना हो जाओ. Until means जब तक नहीं. So until you succeed, जब तक तुम सफल ना हो जाओ. So keep trying until you succeed. Now let's see question number 164. This pair of shoes blank very nice. And your options are is, are and were. What do you think? शूज़ को देखकर आपको लग रहा होगा या तो यहाँ आर आना चाहिए या वर आना चाहिए, लेकिन दोनों ही गलत हैं. एक्चुअली द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इज. दिस पेयर ऑफ शूज़ इज़ वेरी नाइस. क्यों? नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि भाई इज़ क्यों आएगा. सो यहाँ हमने इज़ लगाया है पेयर के लिए, क्योंकि जूतों का
एक जोड़ा, देखो हिंदी में क्या है, दिस पेयर ऑफ शूज इज़ वेरी नाइस, यह जूतों का जोड़ा बहुत अच्छा है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं जोड़े की। दिस पेयर ऑफ शूज इज़ वेरी नाइस। Now let's see question number 165. You can come blank, you are free and your options are after, before and when. तुम आ सकते हो जब भी तुम फ्री हो। भाई ऐसे ही तो बोलते हैं, जब भी तुम फ्री हो आ जाना। You can come. You can come when you are free. भाई you can come after you are free. That is not sounding correct. You can come before you are free. That is also sounding wrong. You can come when you are free. जब भी तुम फ्री हो आ जाना। Now question number 166. I have cleaned up blank part of the room. Now your options are this, these and which. Now let's discover what is the correct answer. I have cleaned up, मैंने साफ कर दिया है। क्या साफ कर दिया है? Blank part of the room. अगर हम बोलते हैं these part of the room, so these, option number B, these is used with plural nouns. और part ये तो singular है, अगर होता parts तब हम these यूज करते। और अगर हम देखें which, तो which, I have cleaned up which part of the room? भाई this is not a question. This is assertive sentence. So which is also wrong. I have cleaned up this part of the room. Option number A is the correct answer. Now let's see question number 167. Improve the underlined phrase if necessary with the help of given options. And your sentence is, if I had not told you, comma, you will not know the truth. अगर मैंने तुम्हें नहीं बताया होता तो तुम्हें सच पता नहीं चलता। अब यहाँ क्या ये फ्रेज गलत है, यू विल नॉट नो, या ठीक है? और अगर गलत है तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट क्लॉज, इफ आई हैड नॉट टोल्ड यू। सी, दिस क्लॉज इज in past perfect tense and you will not know, this is future tense. So I have told you hundreds of times, if first clause is in the past tense, second clause should also be in the past tense only. यदि first clause past tense में होता है तो second clause भी हमें past tense में ही रखना होता है, और ये तो past perfect में है, तो हम क्या करेंगे? You will not know, that is wrong. Now we have come to know कि this phrase is wrong. ये future में तो हो ही नहीं सकता। फिर क्या होगा? देखो will की second form क्या होती है? would. अब हम देखते हैं would कहाँ आ रहा है। Now let's see the options. Option number A, you cannot know. Can is the present form. This is wrong. Second, you would not be knowing. We can consider it. लेकिन हमें ये देखना है कि फर्स्ट क्लॉज पास्ट परफेक्ट में है, वो सिर्फ पास्ट टेंस में नहीं है, वो पास्ट परफेक्ट में है। सो वुड नॉट बी नोइंग, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी, यू हैव नोन नॉट, अगेन दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट परफेक्ट और ग्रामेटिकली रॉन्ग भी लग रहा है, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शन। नाउ लेट्स सी ऑप्शन नंबर डी, यू वुड नॉट हैव नोन, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर फर्स्ट क्लॉज पास्ट परफेक्ट में है, सेकेंड क्लॉज शुड बी इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड दैट टू इन पास्ट ओनली। सो यू वुड नॉट हैव नोन द ट्रूथ। सो द करेक्ट सेंटेंस इज, इफ आई हैड नॉट टोल्ड यू, you would not have known the truth. So option number D is the correct answer. Now let's see question number 168. Choose the meaning that best suits the following idiom. And the idiom is be bound up with. Be bound up with. क्या meaning होगा इसका? Let's see. Option number A, be tied to something for long. Option number B, be overblamed by. Option number C, be very busy or preoccupied. And option number 4, be uninvolved in. So here the correct meaning of be bound up with is option number C,
be very busy or preoccupied. Now let's see how to use this idiom in a sentence. Nowadays, she hasn't time. She is bound up with her new baby. तो यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि आजकल उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है. क्यों? क्योंकि वो अपने न्यू बॉर्न बेबी के साथ बहुत बिजी हो गई है. She is bound up with her new baby. Now let's see question number 169. Choose the correct option which best expresses the meaning of the underlined word. And the sentence is, a number of tenants have been evicted for not paying the rent. Tenants means, you know, tenant. Tenant means किराएदार. So a number of tenants have been evicted for not paying the rent. Rent means किराया. तो इस सेंटेंस को पढ़कर अब आपको इसका सेंस समझ में आ रहा होगा. लेट्स सी. बहुत सारे किराएदारों को किराया ना देने के कारण क्या क्या किया होगा? पार्डन, माफ कर दिया गया है. सेंट आउट, बाहर भेज दिया गया है. एक्सक्यूज्ड, माफ कर दिया गया है. थ्रोन आउट, कि बाहर निकाल दिया गया है. So what do you think? Your options are pardoned, sent out, excused and thrown out. So the correct answer is option number D, thrown out. किराया ना देने के कारण बहुत सारे किरायादारों को बाहर फेंक दिया गया है. A number of tenants have been thrown out for not paying the rent. Now let's see question number 170. Again we have to choose the correct option. Jim came yesterday. Jim कल आया था. I do not know whether he blank today. And your options are came, will be coming, will have come and shall come. Now let's find out which option can be correct. First let's see option number D, shall come. He shall come, that is wrong. अगर यहाँ will होता, will come, तो ये ऑप्शन सही हो सकता था. लेकिन shall come, ही के साथ तो हम shall यूज़ करते ही नहीं हैं. हम यूज़ करते हैं shall I और we के साथ. Now let's see option number C, will have come. कि मुझे नहीं पता वो आ चुका होगा. That is also sounding wrong. We cannot say will have come. Now will be coming. Right. This option is correct. Jim came yesterday. कल आया था. जिम कल आया था लेकिन मुझे नहीं पता कि वो आज आ रहा होगा या नहीं. Will be coming. And if we see came is also wrong option because we are talking about today. अगर यहाँ पर will come होता तो वो भी ठीक था. लेकिन यहाँ इनमें से will be coming. Option number B is the correct answer. I hope आपको ये सेशन पसंद आया होगा. And if yes, so just like the video and share it with your friends. And don't forget to subscribe the channel. And just stay tuned for such more videos.